सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पोस्ट किया गया था उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यदि आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पोस्ट है। इस तरीके से ये प्रश्न सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया था। तो उस डिस्कशन को करने से पहले समझते हैं कि क्या सोशल इन्फ्लुएंस के एनेबलर्स होते हैं, यानी कि कौन से वो कारक होते हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रभाव लाया जा सकता है, उसे समझेंगे। क्योंकि जैसे हम पिछले डिस्कशन में देख ही रहे थे कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, सामाजिक प्रभाव से क्या तात्पर्य होता है। तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एक कंसेप्ट डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार क्या ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रभाव आता है, या एनेबलर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या होते हैं। देखिए, कई सारे एनेबलर्स, फैक्टर्स या कारक आप बोल सकते हैं। पहला है पीयर प्रेशर होता है, दूसरा है कैरिस्मा, तीसरा होता है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, चौथा होता है कंटेंट, एंड पांचवा होता है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है किसी भी चीज़ को। तो देखिए, जो पीयर प्रेशर होता है यानी कि साथियों का दबाव, जैसे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, उदाहरण के तौर पर मैं अपने निजी जीवन से एक जुड़ा उदाहरण बता देता हूँ। देखिए, जब मैं 10th क्लास में जा रहा था तो जो मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, वो 11th क्लास में जा रहे थे उस समय। तो उनके 10th क्लास के अंतर्गत 94% आए थे। तो जब उनके इतने ज़्यादा परसेंट आए और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, तो मेरे ऊपर एक दबाव बनने लग गया था कि मेरे को भी अच्छा परफॉर्म करना है 10th क्लास के अंतर्गत। क्योंकि जब आपके साथी या आपसे जो 1 या 2 वर्ष बड़े होते हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप पर भी एक प्रकार का दबाव आने लगता है कि आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है यदि आपको उनके ग्रुप के अंतर्गत रहना है। तो ये पीयर प्रेशर होता है। देन अब हम सेकंड समझते हैं कैरिस्मा क्या होता है। देखिए, कैरिस्मा यानी कि प्रतिभा, आप किसी की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जब, तो वो भी सोशल इन्फ्लुएंस का काम करता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक बार मेरे जीवन में ये चीज़ हुई कि मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से मिलने का मौका मिला। तो उनकी कैरिस्मा या उनकी प्रतिभा जो थी, उन्हें देखकर मैं बेहद ही अधिक प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ उसी प्रकार के मूल्य अपने अंतर्गत लाने चाहिए। तो ये भी सोशल इन्फ्लुएंस का एक फैक्टर होता है। देन जो थर्ड होता है वो होता है मास्टर सर्वेंट रिलेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा ही था कि आर्मी में किस तरीके से कंप्लायंस या अनुपालन नज़र आता है। तो वहाँ पर वो सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि जो भी सैनिक है, अधिकारी से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो उनके अधिकारी, जो सैनिक है वहाँ पर, जो उनके ऊपर अधिकारी है, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। वो बस उनका कहा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के पास एक अथॉरिटी है। तो ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का तरीका होता है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। यानी कि मास्टर वहाँ पर कौन है, अधिकारी, और सर्वेंट कौन है, सैनिक। तो इस तरीके से सैनिक को इसलिए बात माननी पड़ेगी क्योंकि अधिकारी के पास एक अथॉरिटी है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कैसे सोशल इन्फ्लुएंस का ये भी एक तरीका होता है। देन चौथा है कंटेंट। कंटेंट यानी कि विषय। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स का उदाहरण दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स इतना अधिक फेमस हुआ क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, और इसी कारण से लगभग 10 वर्षों तक पूरा विश्व, लगभग पूरा विश्व उससे बहुत अधिक इन्फ्लुएंस रहा। तो आप ये दर्शा सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट था गेम ऑफ थ्रोन्स का, तो सोशल इन्फ्लुएंस लेकर आने में कितना ज़्यादा प्रभावित रहा गेम ऑफ थ्रोन्स। देन प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन का यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। प्रस्तुतिकरण उसे बोलते हैं हिंदी में। मैंने कुछ दिनों पहले IIT के कुछ वीडियोज़ हैं, NPTEL के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, डेटा एनालिटिक्स से संबंधित, डेटा एनालिटिक्स। तो मैं वो वीडियोज़ देख रहा था ताकि मैं सीख सकूं डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। तो मैंने ये पाया कि जिस तरीके से वो टीचर या वो प्रोफेसर समझा रहे थे, वो इतना बोरिंग और इतना रिडंडेंट था कि ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि वो लेक्चर्स में सुन सकूँ। और तब मुझे लग रहा था कि कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कितना आसानी से, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन या वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रस्तुतिकरण का जो तरीका होता है, वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्रभावित करने वाला होता है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, कोड विद हैरी। ये भी यूट्यूबर हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके चीज़ों को समझाते हैं। डेटा एनालिटिक्स या पाइथन जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कंप्यूटरी कोई लैंग्वेज है, तो उसे बहुत ही आसानी से, बेहतरीन रूप से समझाने का तरीका इनके पास है, कोड विद हैरी के पास। कोचिंग इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के पास भी आपको लगेगा कि हाँ, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे IIT के प्रोफेसर्स के पास नहीं दिखी जो NPTEL के लेक्चर्स थे। तो ये मेरा केवल एक नज़रिया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसा लगे। ये मैंने अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण दिया है। तो इस तरीके से आप सोशल इन्फ्लुएंस के जो एनेबलर्स हैं या फैक्टर हैं या कारक है वो समझ सकते हैं। तो चलिए अब आज के प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि आज के प्रश्न को कैसे अप्रोच किया जाए।
देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर यह प्रश्न है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ही साधारण शब्दों में यदि मैं बताऊं तो इसका तात्पर्य यही होता है कि जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट, जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो सीधा का सीधा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट से जब लड़ता हुआ नजर आए, जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट यानी जो कि व्यक्तिगत हित है वो सामाजिक हित या संस्थागत हित उनके विरुद्ध जाता हुआ नजर आए या उनसे लड़ता हुआ नजर आए, तो उसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान शब्दों में देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वही पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बताइए कि जब व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट एंड द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एकदम आसान शब्दों में यहाँ पे लिखना इंट्रोडक्शन के साथ कि क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देन आप जस्ट उसके पश्चात एक एग्जाम्पल दीजिए कि आप समझते कैसे क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है उसे आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो आप बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एक इंटरव्यू में जैसे कोई अधिकारी बैठा हुआ है, वो इंटरव्यू ले रहा है और जो कैंडिडेट है बाहर, जो अंदर आने वाला है इंटरव्यू देने के लिए, वो उसका ही रिलेटिव है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने साफ साफ नज़र आता है, क्योंकि क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा वो हो सकता है प्रभावित हो जाए उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए जो उसका खुद का रिलेटिव है। तो यहाँ पर ऐसे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। देन अब आप मेन बॉडी में आइए, जो पूछ रहा है वो कि इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मैंने कई बार आपको बोला एथिक्स के आंसर्स में जो आपका GS4 का आंसर होता है उसमें कोशिश कीजिए कि हर आर्ग्यूमेंट के बाद आप एक एग्जाम्पल लेकर आए। जैसे यहाँ पर तो वो बोल ही रहा है स्पष्ट शब्दों में कि उदाहरणों के साथ समझाइए या इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स। कई बार क्या होता है GS4 के क्वेश्चंस में वो ऐसे लिखता नहीं है एक्सप्लिसिटली कि इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम्पल्स देना बंद कर देंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझाएंगे। एग्जाम्पल्स आप कोशिश कीजिए कि हर आर्ग्यूमेंट के बाद लेकर आइए। जैसे कि यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक एग्जाम्पल लिखा। अब जब हम मेन बॉडी बताएंगे, हम ये दर्शाएंगे कि क्या एक्चुअल होता है और क्या पोटेंशियल होता है, तो जितने आर्ग्यूमेंट्स हम लिखेंगे कोशिश कीजिए कि हर आर्ग्यूमेंट के पश्चात आपका एक एक उदाहरण आता रहे या एक एक एग्जाम्पल आता रहे, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए कि आप क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब केवल ये होता है साधारण शब्दों में कि जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइव हो गया है, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अब आ चुका है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अभी आया नहीं है, भविष्य में आएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है कि आ चुका है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हो सकता है व्यक्ति को पता हो या नहीं भी पता हो। तो यहाँ पर पता हो नहीं पता हो सकता है, यहाँ पर पता हो चुका है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअल और पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। देन आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि एक IAS ऑफिसर है, उसे ये डिसाइड करना है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, डिसाइड करना है कि मनरेगा के अंतर्गत जो सड़क बनानी है वो कहाँ से जाएगी। एक सड़क होती है गांव से जाएगी, दूसरी सड़क होती है उसे घर के पास से जाएगी, और सड़क जहाँ से भी जाएगी उस जगह के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि जो प्राइस होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी उसके आसपास के जगह की। तो ये जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर अब उसे डिसीजन लेना है और एक डिसीजन सीधा उसके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ जाकर मैच खा रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कैसे यहाँ पर एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे पास एक उदाहरण था, वो आप हो सकता है तो नोट कर लीजिए। देखिए जस्टिस UU ललित थे, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, जज थे। तो जब राम जन्मभूमि, अयोध्या राम जन्मभूमि वाला केस आया तो उन्होंने उस केस को सुनवाई या उस केस की सुनवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि जब वो लॉयर थे तब उन्होंने इसी केस को लड़ा था। तो अब आप बोलेंगे इसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, वो तो जज थे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वो एक लॉयर थे, जब वो लॉयर थे तब उन्होंने यही केस लड़ा था, आज वो जज हो गए हैं। तो एक ये भी चीज़ आ सकती है कि जब वो अपना डिसीजन दे तो हो सकता है उनका डिसीजन इस रूप में बायस हो जाए, क्योंकि उन्होंने वो वाला केस ऑलरेडी लड़ा हुआ था, तो जो उनके मन में उस समय चीज़ें चल रही थी वो अब जज के रूप में उसे ही इम्प्लीमेंट करने पर बल दे सकते हैं। तो इसलिए जस्टिस UU ललित ने क्या किया कि उनको पता चल गया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है भविष्य में जाकर। तो इसलिए उन्होंने सुनवाई की शुरुआत से पहले ही स्वयं को उस सुनवाई से अलग कर दिया, उस केस से अलग कर दिया। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि ऐसे एक जज ने इस प्रकार के केस में पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पहचान की और ख़ुद को उस केस से अलग कर दिया। तो ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक उदाहरण हो सकता है।
देन जो आपका कंक्लूजन होगा उसे कैसे लिखना है। देखिए कंक्लूजन में सीधा सीधा मत लिख दीजिएगा कि हाँ पोटेंशियल जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो यही सब होता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, और इसे अवॉइड करना, इसे रोकना चाहिए। ऐसे मत लिख दीजिएगा कि इसे रोकना चाहिए, आपको यह बताना पड़ेगा कि हाउ टू अवॉइड इट, कैसे रोके, ये दर्शाएं कैसे रोके। तो आप बताइएगा कि मोरालिटी प्रिंसिपल्स पर चले, एथिकल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर चले। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसकी पहचान करना सीखे। कई लोगों को यही समझ में नहीं आता, वो पहचान ही नहीं कर पाते, कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये पहचान करना ज़रूरी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या कब आएगा, तो ज़रूरी है इसकी पहचान करना सीखें। देन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो अपने जो सीनियर्स हैं उन्हें जाकर बताएं, सीनियर्स को जाकर बताएं, डिस्क्लोज करें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सामने। तो जब इस तरीके से कदम उठाए जाएंगे देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। तो आप ऐसे बताकर आप ये भी बता दीजिए उनके पास अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, जो कंसायंस है, अंतरात्मा है, वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो काफ़ी सशक्त होनी चाहिए। तो कंसायंस के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे कुछ 3-4 पॉइंट्स एक या 2 पंक्तियों में लिखते हुए बताइए कि कैसे अवॉइड करना, यही आपका कंक्लूजन होगा इस आंसर का। तो ये डायमेंशंस आने चाहिए आपके आंसर के अंतर्गत एथिक्स में इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को यूज़ करने की एथिक्स के आंसर में, तभी आपका एथिक्स का आंसर ज़्यादा एनरिच हो पाएगा। तो अब मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।